दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव कॉरपोरेट वॉर में तब्दील होता जा रहा है और कॉरपोरेट वॉर में इसलिए तब्दील होता जा रहा है कि ठेके लेने की प्रक्रिया, ठेके देने की प्रक्रिया और ठेके के लेन देन की प्रक्रिया इस देश में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र, जहां 288 विधानसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों के साथ दिल्ली के निजाम को तय करने में अपनी महती भूमिका महाराष्ट्र निभाता रहा है। लेकिन वही महाराष्ट्र अब अपने मुस्तकबिल को तय करने की स्थिति में कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसी कठपुतली? ठेके किसे दिए जाएं और जिन्हें ठेके मिले हैं, सत्ता बदलने की सूरत में वो ठेके कहीं निरस्त ना हो जाए, काम करने में दिक्कत ना हो जाए। बिसात अभी से बिछ रही है और बिसात जिस रूप में बिछ रही है उस रूप में आप देख सकते हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया गया और अडानी साहब धारावी ही नहीं, कहा जा रहा है कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी महाराष्ट्र में इच्छुक बताए जाते हैं। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे सीएम बन गए तो धारावी में अडानी की चलेगी या बैरंग वापस अहमदाबाद लौटना पड़ेगा? यह सवाल आज की तारीख में सत्ता के गलियारों में, पावर कॉरिडोर में बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल को सबसे ज्यादा धार देने का काम अजीत पवार के एक इंटरव्यू ने किया है। अजीत पवार के इंटरव्यू ने जिस प्रकार से सत्ता और कॉरपोरेट के रिश्तों की बखिया उधेड़ कर रख दी है, यह कल्पना दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के शीर्ष पर जो लोग हैं उन लोगों ने कभी नहीं की होगी। यह कभी सोचा तक नहीं होगा कि अपने घर का भेदिया ही सबके सामने वो सारी परतें उधेड़ करके रख देगा जिसको दबा कर रखने में पूरी ताकत लगाई जाती है। सत्ता और कॉरपोरेट के संबंधों को लेकर बात तो 80 के दशक में प्रणब मुखर्जी और रिलायंस के रिश्तों से शुरू होती है, लेकिन उन रिश्तों से आगे जाकर जो दबे ढके तरीके से चलता था उसे खुलेआम सबके सामने लाने में उस हवाई जहाज ने बड़ी भूमिका निभाई, जिस हवाई जहाज पर चढ़कर 2013-14 के दरमियान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जी हां, अडानी के प्लेन पर चढ़कर पूरे देश में चुनावी अभियान का श्री गणेश किया था। लेकिन अब बात उससे आगे की है। तब अडानी मदद करते थे और अजीत पवार जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं कि एनसीपी और भाजपा नेताओं की बैठक में गौतम अडानी भी मौजूद थे, तो क्या अडानी अब सरकार बनवाने के खेल में परोक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के नेता अजीत पवार कह रहे हैं। और कॉरपोरेट वार में कैसे महाराष्ट्र उलझा है, जरा इसकी बानगी देखिए। कितने पैसे पानी की तरह महाराष्ट्र चुनाव में बहाए जा रहे हैं, किसी ने इसकी कल्पना की है? आखिर इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? कौन दे रहा है टूटी फूटी पार्टियों को इतने पैसे? यह सवाल बहुत बड़ा है और सवाल इसलिए बड़ा है कि जब अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में कथित तौर पर इतना ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रहा है, तो क्या दूसरे ग्रुप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? क्या उनके तथाकथित कॉम्पिटिटर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? वो चुपचाप सब कुछ यूं ही देख रहे हैं? महाराष्ट्र से जो खबरें मिल रही है उन खबरों पर यकीन करें तो पानी की तरह पैसा बहाने में एनडीए के कंस्टिट्यूएंट ही, उसके घटक ही आगे नहीं है, बल्कि महाविकास आघाड़ी के घटकों के पास भी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं पहुंच रहा है और उनकी जो माली हालत है वो उतने पैसे खर्च कर पाने की स्थिति में नहीं बताए जा रहे हैं। लेकिन अपुष्ट सूत्रों से जो बातें सामने आ रही है कि जमीन पर जो पैसा जा रहा है वो पैसा दोनों गठबंधन कोई किसी से पीछे नहीं है वाली स्थिति में दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है कि कॉरपोरेट वॉर के बिना महाराष्ट्र की राजनीति आज की तारीख में चल नहीं सकती। कॉरपोरेट के हस्तक्षेप के सहारे सत्ता को अपने हाथ में रखने की कवायद से कोई पार्टी पीछे हट नहीं सकती और कॉरपोरेट की मदद के बिना महाराष्ट्र की सत्ता और महाराष्ट्र की सियासत को चलाने की कोशिश एक जमाने में भले ही औद्योगिकरण के महाराष्ट्र में सबसे बड़े प्रणेता माने जाने वाले वाईबी चौहान ने की हो, लेकिन आज की तारीख में क्या शरद पवार, क्या उद्धव ठाकरे, क्या महायुति, क्या एकनाथ शिंदे, क्या देवेंद्र फडणवीस और क्या अजीत पवार, सबकी बात यदि करें तो सहकारिता की राजनीति और कॉरपोरेट की राजनीति, यानी कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट
जो एकदम विरोधाभासी अवधारणा दिखाई देती है, कब उसका घालमेल किस रूप में सामने आ जाए, इसका क्लासिक उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एमवीए को यदि सत्ता बनानी है, महाविकास आघाड़ी को यदि सत्ता चाहिए, तो सत्ता के लिए 200 का आंकड़ा उसे पार करना होगा, वरना जो 72 घंटे का गैप दिया गया है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस 72 घंटे का ही गैप देने के पीछे की असली नीयत क्या है। क्या आपने किसी राज्य में सुना है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 72 घंटे पहले तक चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी, लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाने का काम चलता रहेगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी, 23 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों के नतीजे आपके सामने आएंगे और उसमें पता चलेगा कि 145 सीटें कम से कम किसे हासिल हुई, वही सरकार बनाएगा। लेकिन उसके बाद 26 नवंबर तक नई सरकार बन जानी चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति शासन की बुनियाद रखने के लिए महाराष्ट्र में इतना कम वक्त दिया गया। 23 के बाद 24 और 25 नवंबर, यही 2 दिन है। 26 नवंबर की शाम 5 बजते बजते नई सरकार ने शपथ नहीं ली तो राष्ट्रपति शासन तय मानिए। इतने कम वक्त में सरकार बनाने की कोशिश है, विधायक दल की बैठक, तमाम विधायकों को मुंबई बुलाया जाना, दावा पेश करना, एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी तकरीबन 1000 किलोमीटर है महाराष्ट्र में। मुंबई से यवतमाल चले जाएं तो 800-900 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। उस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में इतना कम वक्त दिया जाना, जैसे दिल्ली की विधानसभा हो जहां 40 किलोमीटर के दायरे में सारे विधायक पहुंच सकते हो, ये हालात जो महाराष्ट्र में बनाए गए, इसके पीछे कॉरपोरेट की दखल, पानी की तरफ पैसे का बहाया जाना और इन सब के खेल को खुलेआम, खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह करने की जो कवायद है, वही महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन 2-3 चीजें तय है। पहली, 148 सीटों पर लड़ रही भाजपा, लगभग 150 सीटों पर लड़ रही भाजपा या 100 के आसपास सीटों पर लड़ रही कांग्रेस, इन दोनों में कोई एक ही पार्टी 70 का आंकड़ा छू पाएगी। अगर कांग्रेस ने छू लिया तो भाजपा नहीं छू पाएगी, भाजपा ने 70 का आंकड़ा छू लिया तो कांग्रेस नहीं छू पाएगी। सबसे बड़ा कारण यह है कि 75 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा आपस में ही टकरा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों में से कोई एक पार्टी 70 के आंकड़े तक पहुंचेगी। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना के दोनों धड़ों में से कोई एक धड़ा ही 50 के आंकड़े को छू पाएगा। यह भी एक शाश्वत सत्य है। यह कभी नहीं हो सकता कि दोनों धड़े 50 तक पहुंच जाए। कारण यह है कि 49 सीटों पर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र के बारे में एक चीज जरूर कही जा सकती है कि 50 से शरद पवार की पार्टी टेक ऑफ कर रही है, लेकिन वो लड़ कितनी सीटों पर रही है? 86 सीटों पर। और ऐसा इसलिए है कि अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र में एकदम से बहुत बुरे हालात में दिखाई दे रही है। 38 सीटों पर चाचा भतीजे की पार्टी शरद पवार और अजीत पवार दोनों की एनसीपी आपस में टकरा रही है। अजीत पवार की पार्टी के पास कितने विनिंग कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनकी विनेबिलिटी है, जीतने की संभावना है, यह उंगलियों पर गिने जाने लायक है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो विदर्भ में दिखती है, ताकत उत्तरी महाराष्ट्र के धुले जलगांव के इलाके में ही दिखती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसकी सत्यता की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जो बात कही जा रही है उस ऑडियो में, उसमें कथित तौर पर देवेंद्र फडणवीस यही कह रहे हैं कि एक ताकतवर मंत्री दिलीप केसरकर जो शिंदे गुट से आते हैं, हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक निर्दलीय कैंडिडेट को बैठने की बात कर रहे हैं, उन्हें चुनाव में बिठाने की बात कर रहे हैं। बातचीत के दरमियान यह भी आता है बीच में कि सब कुछ सेट है, मामला संभाल लिया जाएगा। मामला संभालने की बात क्या ये 72 घंटे के लिए हो रहा है? और 72 घंटे के दरमियान मामला संभालने की जब बातें होंगी तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा? कई बार अभिषेक मनु सिंघवी आधी रात को या सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट दस्तक दे चुके हैं। किस काम के लिए? राजभवन के दुरुपयोग को रोकने के लिए और 15-15 दिन जो दिए गए विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए, उसको घटाकर 48-72 घंटे करने के लिए।
इसका शिकार एक बार देवेंद्र फडणवीस खुद हो चुके हैं। 80 घंटे में उनकी सरकार कुर्बान हो गई थी। लेकिन इस बार सवाल सरकार की कुर्बानी का नहीं, सरकार को बनाने का है, सरकार के निर्माण का है। और सरकार के निर्माण की प्रक्रिया जनता के द्वारा चलाई जाती है। महाराष्ट्र में चाहे किसान हो या नौजवान हो, दलित हो या आदिवासी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, उत्तर भारतीय हो या मराठी मानुस हो, मराठा हो या नॉन मराठा हो, दलितों के बीच बौद्धिस्ट हो या बहुसंख्यक दलित हो, महार हो या नॉन महार हो, सबकी स्थिति यही दिखाई दे रही है कि ज्यादातर मोर्चे पर मौजूदा सरकार जो एनडीए के क्षेत्रीय स्वरूप महायुति के नाम से चल रही है, उस सरकार से लोग काफी हद तक खफा है। और जब सरकार से खफा है तो गुवाहाटी मॉडल भला कैसे याद नहीं आएगा, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट का उठाकर गुजरात ले जाया जाना कैसे याद नहीं आएगा। और इन सब के बीच जिस धारावी के प्रोजेक्ट को अडानी को दिए जाने को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, क्या मुख्यमंत्री बनने की सूरत में अडानी के लिए, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए तो उस परिस्थिति में अडानी के लिए महाराष्ट्र में काम करना संभव रह जाएगा? स्वाभाविक है कि नहीं होगा। भले ही शरद पवार जैसे कितने भी उनके खैरख्वाह सामने हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ये नहीं होने देंगे। राहुल गांधी की भी इसमें सहमति होगी, कांग्रेस पार्टी की भी सहमति होगी। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, क्या दूसरे कॉरपोरेट जो महाराष्ट्र में अडानी को टाटा बाय बाय कहे जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो आज की तारीख में अंदर खाने फंडिंग कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की? मैं नहीं जानता कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उनके कैंडिडेट के पास भी आर्थिक संसाधनों की कमी है, ऐसी बात नहीं है। संसाधन पूरे जमीन पर दिख रहे हैं। और जब संसाधन जमीन पर दिख रहे हो तो हेलीकॉप्टर की चेकिंग क्यों हो रही है? हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं देने की बातें क्यों सामने आ रही है? महाविकास आघाड़ी के लोगों के इलेक्शन कैंपेन को प्रभावित करने की कथित कोशिशें क्यों हो रही है? इन सब का सहज उत्तर मिल जाता है कि जनमानस के बीच, मराठी मानुस के बीच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता गंवाने की स्थिति में पहुंच रही है। सत्ता गंवाएगी या नहीं गंवाएगी ये 20 नवंबर को तय होगा, लेकिन 20 नवंबर के पहले जो होगा वो जनता के बीच होगा। और 20 नवंबर के बाद यानी 23 नवंबर से जिस खेला की उम्मीद की जा रही है, वो खेला कॉरपोरेट की मदद के बिना नहीं हो सकता। कॉरपोरेट की मदद को नकारने के लिए, कॉरपोरेट की भूमिका को कम करने के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कॉरपोरेट की भूमिका को कम करने के लिए जनता को कम से कम 200 सीटें महाविकास आघाड़ी को देनी होगी। जनता ने 200 से कम सीटें महाविकास आघाड़ी को दी तो यह तय मानिए कि इसका सीधा मतलब यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 70 के आंकड़े को पार कर गई। हो सकता है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाए। और उस कंडीशन में राजभवन के पास एक तर्क मौजूद हो सकता है कि चुनाव के पहले जो प्री पोल अलायंस भले ही बहुमत में हो, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सिद्धांत पर वो किसी को न्योता दे सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में किया था और फिर 80 घंटे की सरकार बन गई थी। ये 80 घंटे वाली व्यवस्था क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से आनी है? दरअसल आज की तारीख में आप कहें तो अजीत पवार ने उस इंटरव्यू में जितना बड़ा खुलासा किया, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि सत्ता के खेल में अगर कॉरपोरेट के लोग शामिल हो जाएं, अगर अडानी की उपस्थिति की बात जो कह रहे हैं, वो सत्ता का खेल ही तो है। और सत्ता के खेल में अडानी या कोई भी कॉरपोरेट यदि आने की कवायद करता है तो मराठी मानुस इसे कितना बर्दाश्त करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति विदर्भ से लेकर खानदेश तक, मराठवाड़ा से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक, कोंकण से लेकर मुंबई महानगर तक और इन सब से आगे बढ़कर गुजरात की सीमा से लगे उत्तर महाराष्ट्र तक भी प्रभावित करने की स्थिति में मराठी मानुस इन चुनावों को रहेगा। और जब मराठी मानुस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है तो फिर भूल जाइए कि जो बाइनरी हरियाणा में खड़ी की गई जाट बनाम गैर जाट की, वो मराठा बनाम गैर मराठा की खड़ी करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। जब कॉरपोरेट के खिलाफ जंग की बात होगी तो स्वाभाविक है कि कॉरपोरेट के खिलाफ जंग के लिए जनता तो तैयार है, राजनीतिक दल तैयार नहीं है। लेकिन जनमानस के बीच आज की तारीख में अडानी को लेकर जो सवाल महाराष्ट्र के बीच है, मराठी मानुस के बीच है,
अजीत पवार के इस खुलासे के बाद, इतने बड़े खुलासे के बाद, जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई और गुजरात लॉबी तक हलचल मचाकर रख दी है, उस खुलासे के बाद अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं यदि बुरी तरह प्रभावित होती है तो उसके लिए दूसरे कुछ कोई नहीं, एक तो उनका गुवाहाटी मॉडल पहले से जिम्मेदार माना जा रहा है, और दूसरा इन चुनाव के मौके पे अपनी ही टीम के ऊपर सेल्फ गोल करने जैसी बातें जो अब भोलेपन में की है अजीत पवार ने या जानबूझकर की है वो वही जाने, लेकिन चुनावी संभावनाओं पर यह तुषारपात कर सकता है। जो महायुति ये कोशिश कर रही थी कि चुनाव चिन्ह के विवाद में शिंदे बनाम उद्धव की पार्टी के बीच में कुछ वो हासिल कर ले, वो हासिल करने की स्थिति डवाडोल होगी। देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद पर दोबारा काबिज होने की हसरत, वो भी हसरत ही बनी रह सकती है, क्योंकि जब अपने ही लोग, अपने ही सारथी, अपने ही गठबंधन में 54 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी के नेता जब इस तरह की बातें करें, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास डिफेंड करने के लिए, बचाव के लिए कुछ ना हो कि कैसे वो इस बात को अब नलिफाई करे, कैसे इस बात को नकारे कि जिस मीटिंग का जिक्र सत्ता बनाने और सत्ता को कायम रखने के लिए जिस मीटिंग का जिक्र अजीत पवार कर रहे हैं, उस मीटिंग में गौतम अडानी की उपस्थिति की बात जब वो कर रहे हैं तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी खेमे में कॉरपोरेट है, दबे ढके तरीके से दोनों तरफ कॉरपोरेट का पैसा आ रहा है, और यही हिंदुस्तान की सियासत का सच है कि जनता की ताकत के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर धनतंत्र को काबिज करने की कोशिश जहां एक तरफ खुले रूप से होती है, वहीं दूसरी तरफ उस खुले रूप को दबाने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं सहारा उस धनतंत्र का ही लेना पड़ता है। तो देखते जाइए, जनतंत्र बनाम धनतंत्र की लड़ाई में एक तरफ एमवीए का, महाविकास आघाड़ी का गठबंधन, और दूसरी तरफ महायुति का लठबंधन, जिसमें कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा, वोटों का समीकरण में उनके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। इस चुनाव को किस रूप में लेकर ये सारी परिस्थितियां जाएंगी, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।